हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ फैक्ट्स, दैट इज़ लर्निंग ऑफ फैक्ट। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्लास 10th का रिटेल का पेपर जिसका सब्जेक्ट कोड है 401। आज मैं सीबीएसई द्वारा अपलोडेड जो सैम्पल पेपर है उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि अगर आप क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट, पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पेपर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होंगे, जो सेक्शन ए है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और जो सेक्शन बी है वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे उसमें। सेक्शन फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर एनी 4 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। जो पहला क्वेश्चन है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से है, जो कि 6 क्वेश्चंस हैं, आपको 6 में से 4 करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस। फ्रेंड्स, जो इन ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन होगा मैं उसी पर फोकस रखूंगा, क्योंकि अगर हम सभी ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो कई बार हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है तो हमारा दिमाग सही से डिसाइड नहीं कर पाता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमने चारों ऑप्शन से पढ़े होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमें ज़्यादातर जो स्ट्रेस देना चाहिए वो जो करेक्ट आंसर है उसी पे ही हमें फोकस करना चाहिए, खास करके जब हम याद करते हैं। जब हमें क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करना होता है फिर तो हमें चारों ऑप्शंस पढ़ने पड़ते हैं, ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन जब हम लर्न करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो करेक्ट आंसर है उसी को ही हम रिपीटेडली याद करें, ना कि सभी ऑप्शंस को याद करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस। इनमें से कौन सा जो है वो फिजिकल साइन नहीं है स्ट्रेस का। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर से। ठीक है फ्रेंड्स, गिल्ट क्यों है? क्योंकि जो गिल्टी है वो कब होती है हमें, जब हम कोई गलती करते हैं, जब हमसे कोई गलत चीज़ होती है तब हम गिल्टी महसूस करते हैं, ना कि स्ट्रेस में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ कैपेबिलिटीज, फीलिंग्स एंड वंस ऑन कैरेक्टर इज कॉल्ड एज। क्या है वो? उसका आंसर क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। जब हमें अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी फीलिंग्स और अपने कैरेक्टर्स, इन सभी चीज़ों की जानकारी होती है तो वो क्या होता है? वो सेल्फ अवेयरनेस होती है। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ GUI। जो GUI है इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो डिजिटल इंटरफेस होता है जो कि हेल्प करता है यूजर को इंटरेक्ट करने में। क्या? कंपोनेंट्स के साथ। किसके साथ? कंपोनेंट्स के साथ, आइकन के साथ, मेन्यू के साथ। यानी कि जैसे हम मोबाइल वगैरह में देखते हैं आइकन्स बने होते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह में आइकन्स बने होते हैं, वो क्या होते हैं? वो किसके थ्रू होते हैं? ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू ही होते हैं, जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गिव एनी वन यूज ऑफ एंटीवायरस इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में एंटीवायरस का क्या काम होता है? इसके 2 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हो, आप इसमें से कोई भी आंसर इसका लिख सकते हैं। इट कैन प्रिवेंट डेटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट, ये डेटा को करप्ट होने से बचाता है। इट इज़ नीडेड फॉर डिवाइस प्रोटेक्शन, ये डिवाइस को प्रोटेक्ट भी करता है। नेक्स्ट, फर्स्ट का 6th पार्ट है, मिस्टर मोहन इज अ ऑनर ऑफ अ बिस्किट फैक्ट्री। ही पेज हिज एम्प्लॉयज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। ये जो दी गई स्टेटमेंट है उसमें एंटरप्रेन्योर के कौन से फंक्शन को आइडेंटिफाई किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, मैनेजेस द बिजनेस। वो बिजनेस को मैनेज कर रहा है इस तरह से फर्स्ट डे को सैलरी देके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस हैं। इनमें से भी 6 में से हमें 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, डैश पेमेंट फीचर्स अलाउज प्रोसेसिंग ऑफ अनसेटल्ड बिल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ड्यू बिल्स। जो ड्यू बिल्स हैं वो अनसेटल्ड बिल्स की प्रोसेसिंग के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, बिलिंग एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर। किस चीज के लिए काम आता है? जो बिलिंग एक्यूरेसी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए बिलिंग एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर बिल में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो क्या है, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा, वो खुश नहीं होगा। तो बिल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्यूरेसी हो। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, हैजरस मटेरियल मस्ट बी लोडेड अनलोडेड किस तरह से? केयरफुली। इसका करेक्ट आंसर क्या है? केयरफुली। जो हैजरस मटेरियल होते हैं वो किस तरह से उनको लोड या अपलोड किया जाना चाहिए? केयरफुली, क्योंकि वो डेंजरस होते हैं इसलिए उनको बहुत केयरफुली जो है वो लोड या अनलोड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज यूज फॉर होलसेल बिलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है इंटेक। इंटेक का जो फुल फॉर्म है वो है इंस्टॉलेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो कि होलसेल बिलिंग के लिए सॉफ्टवेयर और मटेरियल प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट है, गिव द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन।
जो रिटेल ट्रांसपोर्टेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका आंसर है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन इज टाइमली डिलीवरी टू कस्टमर्स, यानी कस्टमर तक जो डिलीवरी है वो टाइमली पहुंच जाए, यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिटेल ट्रांसपोर्टेशन का। 6 क्वेश्चन है EDI स्टैंड फॉर, जो EDI है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? EDI की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या होता है? ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को स्पेशल स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सचेंज करने को बोलते हैं, जब बिजनेस पार्टनर जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स इंटरचेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस हैं। इसमें से 6 में से 5 क्वेश्चंस के आंसर देने आपने। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है रिलायंस फ्रेश इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश प्लान। जो रिलायंस फ्रेश के स्टोर्स हैं वो किस प्लान के तहत बने होते हैं या कौन से प्लान को वो फॉलो करते हैं? तो रिलायंस फ्रेश के जो स्टोर्स होते हैं वो एंगुलर फ्लोर प्लान को अप्लाई करते हैं। जो एंगुलर फ्लोर प्लान्स होते हैं उसमें ज्यादातर कर्व्स या एंगल्स का यूज होता है फिक्चर्स में, ताकि इजीली मूवमेंट हो सके। जैसे ज्वेलरी शॉप्स होती है वहां पे भी एंगुलर फ्लोर प्लान्स का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ISO सर्टिफाइड सिंबल फॉर फर्स्ट एड किट इज। जो रेड क्रॉस होता है वो हॉस्पिटल वगैरह के लिए होता है, लेकिन जो फर्स्ट एड किट के लिए है जो ISO ने सर्टिफाइड किया है वो है व्हाइट क्रॉस ऑन अ ग्रीन बैकग्राउंड। नेक्स्ट थर्ड है आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट दैट पर्टेन टू द हैंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्टोर। स्टोर में प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक फॉलो की जाती है? वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है वस्तु सूची, जिसमें चीजों का डिस्क्रिप्शन होता है, जो चीजें आइटम्स होती हैं उसका डिस्क्रिप्शन होता है, दैट इज नोन एज अ इन्वेंट्री। नेक्स्ट है S स्टैंड्स फॉर डैश इन SOP इन रिटेल। जो SOP है इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और S जो है वो स्टैंड कर रहा है स्टैंडर्ड के लिए। किस चीज को रिफ्लेक्ट नेक्स्ट है S स्टैंड फॉर डैश इन SOP इन रिटेल। जो SOP है इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, तो S जो है उसका मतलब हुआ स्टैंडर्ड। अब ये SOP क्या है? कोई भी रिटेल का काम शुरू करता है तो उसको SOP के अंडर ही अपना काम को देखना पड़ता है, जिसके अंडर जो है जो इंक्लूड करता है कस्टमर सर्विस, हेल्थ, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उसको वो सारे नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं और अपने बिजनेस को SOP के अंडर ही चलाना पड़ता है। नेक्स्ट फिफ्थ है इट मिनिमाइजेज द वेरिएशन एंड प्रोमोट्स स्टैंडर्डाइजेशन थ्रू कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस और प्रोसीजर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी कि क्या चीज़ है जो वेरिएशंस को मिनिमाइज करता है और प्रमोट करता है स्टैंडर्डाइजेशन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? तो वो क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो मिनिमाइज करता है वेरिएशंस का एंड प्रमोट करता है स्टैंडर्डाइजेशन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट 6 पार्ट जो है नेम द फ्लोर प्लान दैट मेक्स ऑप्टिमम यूज ऑफ वॉल्स एंड यूटिलाइज द स्पेसेस इन द मोस्ट जुडिशियस मैनर। जो स्पेस का मैक्सिमम यूज किस प्लान के थ्रू जो है हम कर सकते हैं वो है स्ट्रेट फ्लोर प्लान। स्ट्रेट फ्लोर प्लान जो है आपने देखा होगा बहुत से मॉल्स में इस फ्लोर प्लान को भी अप्लाई करते हैं, जिसमें स्ट्रेट में एक ही लाइन में या रोज में जो है वो जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो रखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन नंबर 4 में भी 6 पार्ट हैं, 6 में से आपको कोई 5 करने हैं। फर्स्ट है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स बाइंग प्रोडक्ट्स। जो इम्पल्स बाइंग प्रोडक्ट्स है इसके कोई 2 एग्जाम्पल देने हैं, तो इसमें से कोई भी आप दे सकते हैं, जैसे चॉकलेट्स, केक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, पिज़्ज़ा एक्सेट्रा। ये इम्पल्स बाइंग क्या होती है? जब हम कोई चीज़ अचानक खरीदते हैं, मतलब हमारी कोई प्री प्लानिंग नहीं होती, लेकिन हम कभी कभार अचानक कोई चीज़ खरीद लेते हैं, तो इसको बोलते हैं इम्पल्स बाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ टाइप ऑफ राइट्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग, यानी कि जो मर्चेंडाइजिंग के राइट्स हैं वो क्या है? क्वांटिटी। क्योंकि किसी भी मर्चेंडाइजिंग के लिए जो एक्यूरेट क्वांटिटी है वो ज़रूरी है, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो सही क्वांटिटी में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मर्चेंडाइज प्लानिंग। इनमें से कौन सा जो है वो मर्चेंडाइज प्लानिंग का फैक्टर नहीं है? तो इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन, स्टैंडर्डाइजेशन। जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो मर्चेंडाइज प्लानिंग का जो है वो फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मर्चेंडाइजर दैट ही विल गाइड एंड ट्रेन बायर्स एज एंड व्हेन द नीड अराइजेज। दैट मीन्स जो मर्चेंडाइजर है का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि अगर कोई बायर है और वो कोई चीज़ खरीदना चाहता है या उसको खरीदने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या करेगा? उसको गाइड करेगा, और जब जब उसकी ज़रूरत होगी तो उसको वो असिस्टेंस देगा।
तो उसका फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, डायरेक्शन, यानी डायरेक्टिंग। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है इसका, डायरेक्टिंग। फिफ्थ क्वेश्चन है, एट सप्लायर्स लेवल विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ मर्चेंडाइजर, यानी कि जो मर्चेंडाइजर है उसका सप्लायर के लेवल पे कौन सा फंक्शन नहीं है, इन दिए गए फंक्शन में कौन सा फंक्शन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेक पेमेंट। नेक्स्ट 6 पार्ट है, फूड मर्चेंडाइजिंग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, जो फूड मर्चेंडाइजिंग है वो इनमें से कौन सी चीज को कंसिस्ट नहीं करती है। दैट मीन्स फूड मर्चेंडाइजिंग में इनमें से कौन सी चीज नहीं आती है। तो आपको पता है रेस्टोरेंट में भी खाना वगैरह खाते हैं, ग्रोसरी जो है वो भी फूड के अंडर आती है, आइसक्रीम वगैरह ये भी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए, फुटवेयर। फुटवेयर जो है वो फूड मर्चेंडाइजिंग में नहीं आता, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस है। तो ये जो 5th क्वेश्चन है इसमें भी 6 पार्ट है, 6 में से आपको कोई 5 करने हैं। 5th का फर्स्ट पार्ट है, अ डैश इज अ रूम सर्विंग एज एन ऑपरेशन सेंटर वेयर अ फैसिलिटी और सर्विस कैन बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है कंट्रोल रूम। सेकंड क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ सीसीटीवी इज डैश। सीसीटीवी की जो फुल फॉर्म है, जैसे आपने देखोगा हर जगह पे आजकल मैक्सिमम शॉप्स में, मॉल्स में क्या है, सीसीटीवी लगे होते हैं। सीसीटीवी के फुल फॉर्म है क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स आर कॉल्ड डैश एंड डैश। जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, या तो ब्लैक कैट्स बोलते हैं या बाउंसर। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके साथ में बाउंसर्स होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू चेक टू सी दैट अ मटेरियल इज हैजरस। हैजरस होता है डेंजरस। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, प्रोडक्ट लेबल। प्रोडक्ट लेबल क्या होता है, जो आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगा होता है, स्टिकर सा लगा होता है, तो बोलते हैं प्रोडक्ट लेबल। उस पे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि ये जो है डेंजरस है या नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है, नेम एनी 2 बेनिफिट्स कवर्ड अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है उसके अंडर क्या क्या बेनिफिट्स आते हैं। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे ये दिए गए हैं, मेडिकल बेनिफिट्स, सिकनेस बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स। आप कोई भी 2 मेंशन कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन का 6th पार्ट है, इन विच ईयर द PSARA एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड। ये था 2005 में। PSARA जो है इसकी फुल फॉर्म है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट, जो कि पास हुआ था 2005 में। तो ये सारे थे MCQs क्वेश्चन। शुरू करते हैं सेक्शन बी, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको 3 करने होंगे जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से होंगे और 2 मार्क्स होंगे। जो वर्ड लिमिट रहेगी वो 20 to 30 वर्ड्स रहेगी। इन क्वेश्चन में मैंने जो आंसर्स हैं उनको येलो कलर किया हुआ है और जो हिंदी में ट्रांसलेशन है उसको ग्रीन कलर में किया हुआ है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ बेटर विथस्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने माइंड और बॉडी को हेल्दी रखने के मानवीय प्रयासों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गिव एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली वर्क करने के क्या क्या फायदे होते हैं? फर्स्ट है एंश्योर्स ग्रेटर लर्निंग, अधिक से अधिक सीखने को सुनिश्चित करता है। सेकंड है इंडिविजुअल फील मोर एम्पावर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल, व्यक्ति जो है अपने आप को सशक्त महसूस करता है और जिम्मेवार महसूस करता है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एंड डिफाइन वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग मैकेनिज्म, मतलब इसको चूज करने से क्या है, व्यक्ति जो है अपने अकॉर्डिंग टाइम वो कर सकता है, सेट कर सकता है कि कितने आवर काम करना है, कितने कौन सा मैकेनिज्म यूज करना है वर्क करने के लिए, वो इजीली उसको मैनेज कर सकता है। फोर्थ है इट एंश्योर्स क्रिएटिविटी एंड सेटिस्फेक्शन अमंग इंडिविजुअल, ये व्यक्तियों के बीच में रचनात्मक और संतुष्टि को सुनिश्चित करता है। आप इनमें से कोई भी 2 बेनिफिट्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मीन बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। दैट मीन्स उसके यूज से ही जो यूजर है वो कंप्यूटर को यूज कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मेंशन एनी 2 पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑन सोसाइटी। सोसाइटी पर एंटरप्रेन्योर के क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ते हैं? फर्स्ट है सेंचुएट इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। क्रिएट्स जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार और रोजगार के जो अवसर है वो सृजित करता है। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। इनकरेजेस वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी समाज के कल्याण को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट आउट एनी 4 क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो इसकी क्वालिटीज क्या क्या होती है एंटरप्रेन्योर की? वो है हार्ड वर्क, ऑप्टिमिज्म, हार्ड वर्क यानी कि वो हार्ड वर्कर होता है। ऑप्टिमिज्म वो आशावादी होता है। इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंटली काम करने के सक्षम होता है। एनर्जेटिक होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है। तो इनमें से कोई भी आप 4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चंस होंगे उसमें से आपको कोई 4 करने होंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और ये रिटेल से होंगे।
जिनकी वर्ड लिमिट जो है वो 20 to 30 वर्ड्स ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेलीकॉम बिलिंग? टेलीकॉम बिलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग यूसेज, एग्रीगेटिंग इट, अप्लाइंग रिक्वायर्ड यूसेज एंड रेंटल चार्जेस एंड फाइनली जनरेटिंग इनवॉइसेस फॉर द कस्टमर्स। यानी कि टेलीकॉम बिलिंग क्या होता है? जो कलेक्ट करता है यूसेज को, एग्रीगेट करता है, उनको इकट्ठा करता है, और जो रेंट होता है, चार्जेस होता है, उसको फाइनली एग्रीगेट करके जनरेट करता है इनवॉइसेस फॉर द कस्टमर के लिए जनरेट करता है बिल। और दूसरा क्या होता है इसका? टेलीकॉम बिलिंग प्रोसेस आल्सो इंक्लूड्स रिसीविंग एंड रिकॉर्डिंग पेमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर। यानी कि जो कस्टमर पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं उनको रिकॉर्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 12, मेंशन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड फ्लोर प्लान। जो ट्रेड फ्लोर प्लान है उसके 2 एडवांटेजेस बताने हैं। फर्स्ट है मोटिवेट्स शॉपर्स टू स्पेंड टाइम एंड एक्सप्लोर द मर्चेंडाइज। जो शॉपर्स होते हैं उनको मोटिवेट करता है दुकान में टाइम बिताने के लिए और उनको सामान खरीदने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है मैक्सिमाइजेज सेल थ्रू इम्पल्स बाइंग। जो इम्पल्स बाइंग होती है उसके थ्रू सेल को मैक्सिमाइज करता है। इम्पल्स बाइंग होती है जो हम कभी कभार खरीदते हैं, अचानक खरीदते हैं। थर्ड है अप्रोप्रिएट फॉर स्टोर्स वेयर सेलिंग अप्रोच इज कंसल्टेटिव एंड पर्सनल। ये उन स्टोरों के लिए भी अच्छा होता है जहां जिनकी अप्रोच जो है कंसल्टेटिव होती है या पर्सनल होती है, व्यक्तिगत होती है या परामर्शी होती है। परामर्शी मतलब परामर्श देते हैं, सजेशंस देते हैं। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चंस होंगे उसमें से आपको कोई 3 करने होंगे। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे जो कि रिटेल की बुक में से आएंगे और इनकी जो वर्ड लिमिट है वो 50 to 80 वर्ड्स रहेगी। क्वेश्चन नंबर 13, लिस्ट एनी 2 ऑब्जेक्टिव फॉर अ स्टोर डिजाइन। ऑब्जेक्टिव फॉर अ स्टोर डिजाइन, नंबर 1 टू इम्प्लीमेंट द रिटेलर्स स्ट्रेटेजी। ये रिटेलर की स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। सेकंड, टू इन्फ्लुएंस कस्टमर बाइंग बिहेवियर। ये कस्टमर के जो बाइंग बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करता है। थर्ड है टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग जो है उसके डिजाइन को चेंज कर सकता है एज पर हिज रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन मर्चेंडाइज प्लानिंग। मर्चेंडाइज प्लानिंग अ सिस्टमैटिकल अप्रोच। इट इज एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट through planning sales and inventory in order to increase profitability. It does this by maximizing sales potential and minimizing losses from markdowns and stockouts. मर्चेंडाइज प्लानिंग एक सिस्टमेटिकल अप्रोच है जिसका उद्देश्य सेल और इन्वेंट्री को सही ऑर्डर में करके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है और इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज करना है। ये ऐसा जो मार्कडाउन्स होते हैं और स्टॉक आउट्स होते हैं उनको कम करके सेल को मैक्सिमाइज करके जो है इन प्रॉफिट्स को हासिल करता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ इज अ प्लानोग्राम यूजफुल फॉर विजुअलाइज मर्चेंडाइजर्स। प्लानोग्राम का मतलब है जब हम अपने प्लान को किसी कागज पे उतार लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं या उसको लिख लेते हैं। जो प्लानोग्राम है वो विजुअल मर्चेंडाइजर के लिए किस तरह से हेल्पफुल है? इसका आंसर है अ प्लानोग्राम अलाउज विजुअल मर्चेंडाइजर्स टू प्लान द अरेंजमेंट ऑफ मर्चेंडाइज बाय स्टाइल, टाइप, साइज, प्राइस और सम अदर कैटेगरी। It also enable a chain of stores to have the same merchandise displayed in a coherent and similar manners across the chain. ये प्लानोग्राम क्या करता है? प्लानोग्राम एक जो विजुअल मर्चेंडाइजर है उसके लिए किस तरह से हेल्पफुल होता है? विजुअल मर्चेंडाइजर जो है वो जो वस्तु है उसके प्रकार, आकार, मूल्य के अकॉर्डिंग जो है उनको अरेंज कर सकता है और उनको ग्राफिकली शो कर सकता है, जिससे एक श्रृंखला को, एक समान सामान है उसको तरीके से जो है सीरीज में रख सकता है, श्रृंखलाबद्ध प्रदर्शित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज मीन बाय हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग क्या होता है? हाउसकीपिंग रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर इंटेंडेड बाय क्लीनिंग द हाउस बाय क्लीनिंग डर्टी सरफेसेस, डस्टिंग, डिस्पोजिंग ऑफ रबिश, वैक्यूमिंग एटसेट्रा, हूवर द फ्लोर, चेंज द शीट्स एंड क्लीन द विंडोज। यानी हाउसकीपिंग क्या होता है? हाउसकीपिंग में जैसे जो सरफेस है उसको साफ करना, डस्टिंग करना, जो खराब चीज़ें हैं उनको वो डिस्पोज करना, वैक्यूमिंग करना, फ्लोर को साफ करना, शीट चेंज करनी, बेड शीट वगैरह चेंज करनी, क्लीनिंग करनी, विंडो वगैरह साफ करनी, ये सारा किस में आता है? हाउसकीपिंग में आता है। नेक्स्ट है ऑल दीज एक्टिविटीज कम अंडर द अम्ब्रेला टर्म हाउसकीपिंग एंड आर व्हाट मोस्ट पीपल डू अ लिटिल ऑफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो साफ़ सफाई का काम हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, वो सारी इसमें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन। जो रिटेल ट्रांसपोर्टेशन है उसके 4 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्ट टू डिलीवर द गुड्स टू द कस्टमर इन अ शॉर्ट टाइम। जो कस्टमर तक जो है वो जो गुड्स है वो शॉर्ट टाइम में पहुंचे, जल्दी से जल्दी पहुंचे। टू डिलीवर द गुड्स एट अ लीस्ट कॉस्ट, कम से कम कीमत पर पहुंच जाए कस्टमर के पास उसका सामान। टू रिड्यूस लोडिंग एंड अनलोडिंग एज मच एज पॉसिबल, जो कम से कम उतारने और चढ़ाने में जो समय लगता है, टाइम लगता है, पैसा लगता है, उसको कम किया जा सके।
टू इम्प्रूव सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में सेफ्टी मेजर्स को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है टू अडॉप्ट ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स टूवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको अडॉप्ट करना। आप इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अ गुड स्टोर लेआउट सर्व्स मेनी पर्पसेस, लिस्ट आउट एनी 4 पर्पसेस सर्व्ड बाय अ गुड स्टोर लेआउट। यानी कि जो एक अच्छा स्टोर लेआउट है वो किन किन उद्देश्यों को पूरा करता है। फर्स्ट है अ गुड स्टोर लेआउट सर्व्स मेनी पर्पसेस एज स्टोर एटमोस्फियर, the physical characteristics and surrounding influence of a retail store creates an image in order to attract the customer। यानी कि जो स्टोर की आसपास की सराउंडिंग्स होती है वो इन्फ्लुएंस करती है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में। नेक्स्ट है इन्हांस सेल्स, द स्टोर लेआउट शुड एनेबल द कस्टमर टू मूव अराउंड द स्टोर कन्वीनियंटली, दिस इज डन बाय प्रिपेयरिंग अ सर्कुलेशन प्लान। जो एक अच्छा स्टोर लेआउट है वो सेल्स को किस तरह से बढ़ाता है, ताकि इजीली जो कस्टमर है वहाँ पे मूव कर सके, क्योंकि वो जितना अच्छा से मूव कर पाएगा, इधर उधर घूम पाएगा, उतने ही अच्छे से चीज़ों को देख पाएगा और ख़रीद पाएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमाइजिंग रिटर्न पर स्क्वायर फीट, अ वेल प्लान्ड लेआउट इन्हांसेस द यूटिलाइजेशन ऑफ कस्टमर्स टाइम एंड बेस्ट ऑफ द शॉपिंग एक्सपीरियंस। यानी कि पर स्क्वायर फुट का मतलब क्या है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह का यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्थान का यूटिलाइज करना, क्योंकि जितने अच्छे से प्लान होगा, लेआउट होगा, उतने ही अच्छे से जो कस्टमर का वो शॉपिंग एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट है मैच द मर्चेंडाइज विद द फॉर्मेट, स्टोर लेआउट डिजाइंड एंड टारगेट द स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ द कस्टमर्स। यानी कि जो स्टोर का लेआउट है वो कस्टमर के जो मर्चेंडाइज है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको डिजाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट है असिस्टेंस फॉर डिफरेंटली एबल्ड वुमेन, चिल्ड्रन एंड सेफ्टी ऑफ कस्टमर्स। जो एक अच्छा लेआउट है वो डिफरेंटली एबल्ड वुमेन के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए और ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है और उनको सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 19, विजुअल मर्चेंडाइजिंग इज द आर्ट ऑफ डिस्प्लेइंग मर्चेंडाइज इन अ स्टोर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड इंक्रीज सेल्स, स्टेट एनी 4 प्रिंसिपल यूज्ड इन विजुअल मर्चेंडाइजिंग। यानी कि जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग है वो आर्ट है टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, और ये किन किन जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है वो हमने बताने हैं। द प्रिंसिपल ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग आर मेक इट ईजियर फॉर द कस्टमर टू लोकेट द डिजायर्ड कैटेगरी एंड मर्चेंडाइज। ये पहला पर्पज क्या होता है इसका, कस्टमर को अपनी जो कैटेगरी है, डिजायर्ड कैटेगरी या मर्चेंडाइज को, उसको लोकेट करना ईजी हो जाए। मेक इट ईजियर फॉर द कस्टमर टू सेल्फ सेलेक्ट, जो इतना आसान हो ताकि कस्टमर जो है अपनी चीज़ों को, अपनी जो पसंद की चीज़ें उनको अपने आप सेलेक्ट कर सके। मेक इट पॉसिबल फॉर द शॉपर्स टू कोऑर्डिनेट एंड एक्सेसराइज, ये जो है शॉपर्स को कोऑर्डिनेट एंड एक्सेसराइज बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एजुकेट द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट इन एन इफेक्टिव एंड क्रिएटिव वे। ये कस्टमर को एजुकेट करता है प्रोडक्ट के, ये कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में क्रिएटिवली एंड इफेक्टिवली एजुकेट करता है। ये कस्टमर को प्रोडक्ट के प्रति एजुकेट करता है, ये कस्टमर को प्रोडक्ट के प्रति एजुकेट करता है क्रिएटिवली एंड, ये कस्टमर को प्रोडक्ट के प्रति क्रिएटिवली एंड इफेक्टिवली एजुकेट करता है। मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स इन सच अ वे टू इंक्रीज द सेल्स, मेक प्रॉपर अरेंजमेंट इन सच अ वे टू इंक्रीज द सेल ऑफ अनसॉट गुड्स। मतलब इसकी अरेंजमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि बिना मांगे सामान की बिक्री जो है वो बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 20, अ मिडल एज्ड लेडी accompanied by a gentleman walks into a hypermarket located in a metro city. She takes a trolley and starts shopping for grocery while the gentleman looks around and finally approaches the apparel section. The lady is seen to be checking her cell phone frequently and checking the labels of products as she attempts to pick up. However, she is seen to return many products back to the shelf and pick up very few for purchase. There were several sections where the lady didn't touch any product. In the meantime, the gentleman looked confused, checking out some pajamas. Answer the following questions on the basis of the above case study. Question number A. What could have reduced the confusion of the gentleman and helped him save time and take better decision while shopping? Question number B. What could be the reason for the lady to return many products to shelf after checking them out and not picking up many products of some sections of the store while
नेविगेटिंग। तो यहाँ पे बताया हुआ है मिडिल एज एक लेडी है, वो एक आदमी के साथ एक हाइपर मार्केट में जाती है और वहां पे कुछ सामान खरीदती है, लेकिन वो प्रॉपरली जैसे कुछ चीजों को देखती है लेकिन फिर वापस उनको रख देती है, अपना सेलफोन बार बार देख रही है और वो मतलब बहुत कम चीजें उठाती है, कुछ उठाती है कुछ को रख देती है, टैग वगैरह देख के रख देती है। और जो जेंटलमैन है वो भी थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूज लग रहा है, जो चीजों को वो चाह रहा है लेना वो उसको प्रॉपरली वहां पे मिल नहीं पा रही है। तो ये दो क्वेश्चन दिए हैं, कहता क्या चीज है, क्या ऐसा कर सकते थे जिससे जो जेंटलमैन की कंफ्यूजन है वो कम होती। सेकंड है, और क्या रीजन थे जिनके करके जो लेडी थी वो बार बार सामान उठा रही थी, देख रही थी और वापस रख रही थी, उसने बहुत कम वहां से परचेजिंग की। तो उसके क्या क्या कारण थे, उसके क्या कारण थे और उसको कैसे कम किया जा सकता था। फर्स्ट का आंसर है प्रॉपर विजुअल मर्चेंडाइजिंग अनाउंसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट, शर्ट्स, पायजामास, एक्सेसरीज एटसेट्रा। प्रॉपर डिस्प्ले ऑफ मर्चेंडाइज बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, एग्जांपल कॉटन पायजामास डिस्प्लेड टुगेदर, साइज, द प्राइस टैग मस्ट बी अटैच्ड, कलर ब्लॉकिंग इन डिस्प्ले नीडेड, साइनेजेस अनाउंसिंग न्यू अराइवल्स। यानी कि जो कपड़े वहां पे रखे गए थे उनमें क्या है, डिस्प्लेइंग अच्छी होनी चाहिए थी, जो जिस तरह के पैजामे वगैरह एक्सेसरीज वगैरह अवेलेबल थी उनको डिस्प्ले किया जाना चाहिए था। और अगर जो फैब्रिक थे डिफरेंट क्लोथ्स के जो फैब्रिक थे उनके बारे में लिखा होना चाहिए था, टैग्स होने चाहिए थे, साइजेस जो है वो डिफरेंट साइजेस के होने चाहिए थे, प्राइस टैग्स लगे होने चाहिए थे, और जो न्यू अराइवल्स थी उनके साइनेजेस होने चाहिए थे, ताकि उसको जो चीजें वो लेना चाहता था, जो आइटम्स लेना चाहता था, जो प्रोडक्ट्स लेना चाहता था वो उसके लिए इजीली होता, ताकि वो उनको आसानी से ढूंढ सके। जो बी का आंसर है वो है शी इज अ प्राइस कॉन्शियस कस्टमर नॉट हैप्पी विद द डिस्काउंट ऑफर्स, सम प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन सम अदर स्टोर cheaper, there may be product nearing expiry date as well. Further, in certain categories she didn't find the brand product she was looking for, hence she didn't pick up anything। यानी कि इस सिचुएशन को देखते हुए लगता है कि वो लेडी जो थी वो थोड़ा प्राइस कॉन्शियस थी, यानी कि जो उसके वहां पे डिस्काउंट वगैरह थे, ऑफर्स वगैरह थे, वो उससे ज्यादा सेटिस्फाई नहीं थी, ज्यादा हैप्पी नहीं थी, और उसको लगता है कि इसी तरह की चीजें जो है, इसी तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो दूसरी जगह पे चीपर प्राइसेस में अवेलेबल हैं। और दूसरी बात है कुछ चीजें हो सकता है एक्सपायर डेट के नजदीक हो, इसलिए उसने बहुत ही कम चीजें जो है वहां से परचेज की, और जिस तरह का वो प्रोडक्ट या ब्रांड चाहती थी उस तरह के ब्रांड और जो प्रोडक्ट्स है उसको वहां पे वो नहीं मिले, इसलिए उसने वहां से बहुत कम चीजें पिक की। क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट शुड बी फॉलोड फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड सिलेक्शन के लिए कौन से क्राइटेरिया होते हैं वो 4 मेंशन करने हैं। नंबर ए, हाइट 160 सेंटीमीटर फॉर मेल एंड 150 सेंटीमीटर फॉर फीमेल। जो मेल की हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 150 सेंटीमीटर। बी, वेट जो है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड टेबल ऑफ हाइट एंड वेट, चेस्ट 80 सेंटीमीटर विद एन एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर फॉर फीमेल, नो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर चेस्ट मेजरमेंट। जो आदमियों के लिए है, मेल के लिए वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंशन जो है वो 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। लेडीज के लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। सी, आई साइट, फार साइट विजन 6/6, नियर विजन 0.6/0.6 with and without correction, free from color blindness. He she should be able to identify distinguish color display in security equipment। यानी कि उनकी आई साइट जो है वो दूर की जो है 6/6 होनी चाहिए और नजदीक की जो है वो 0.6/0.6 होनी चाहिए, और वो जो है कलर को डिस्टिंग्विश कर सके, यानी कि अगर डिफरेंट कलर्स है उनको आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा कलर है कौन सा नहीं। नेक्स्ट है, रीड एंड अंडरस्टैंड डिस्प्लेज इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड अरेबिक न्यूमेरल्स। यानी कि वो जो डिस्प्लेज होते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट्स और जो नंबर्स होते हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ सकें। नेक्स्ट है, ई, फ्री फ्रॉम नॉक नी एंड फ्लैट फुट, ही शी शुड बी एबल टू रन 1 किलोमीटर इन 6 मिनट्स। जो उनकी नॉक नी नहीं होनी चाहिए, यानी कि नॉक नी होती है जब आप स्ट्रेट खड़े होते हैं तो आपस में जो घुटने हैं वो जुड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जब दौड़ते हैं तो वो कई बार आपस में टकरा जाते हैं, उसकी वजह से गिर जाते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात है वो 1 किलोमीटर जो है वो 6 मिनट में दौड़ सकें। नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एफ, हियरिंग, फ्री from hearing defects, he she should be able to hear and respond to the spoken voice and alarm generated by security equipments। यानी कि उनकी hearing capacity जो होनी चाहिए वो ठीक होनी चाहिए, कोई उसमें defects नहीं होना चाहिए, ताकि कभी अगर security equipment जो है वो बजर करते हैं, साउंड करते हैं, तो उसको वो आइडेंटिफाई कर सके, उनको सुन सके और रिस्पॉन्ड कर सके। तो आप इनमें से कोई 4 मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था रिटेल का सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने अपलोड किया था। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।